हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th का चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो स्टार्टिंग में इसमें कहते हैं कि आपने ऑब्जर्व किए होंगे वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, बुशेस, ग्रासेस, बर्ड्स। मतलब फील्ड में जब आप कहीं बाहर निकलते हैं तो आपको वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स दिखते हैं, ट्रीज दिखते हैं, ग्रासेस होती हैं, बर्ड्स दिखती हैं। तो कई जो ट्रीज़ होते हैं वो काफ़ी आपस में सिमिलर होते हैं और कुछ ट्रीज़ होते हैं काफ़ी वेरी करते हैं, एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। तो जो हमारी कंट्री है इंडिया, इट इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। अब जो इंडिया है वो वर्ल्ड की जो टॉप 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ है ना उसमें आती है। और इंडिया के पास है 47,000 प्लांट स्पीशीज़। और इसमें प्लांट स्पीशीज़ में इंडिया ऑक्यूपाई करती है 10th प्लेस वर्ल्ड में और 4th प्लेस एशिया में। और अबाउट इसके पास इंडिया के पास 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और इन जिसमें जो पूरे वर्ल्ड का ये जो 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इंडिया में, ये पूरे वर्ल्ड का 6% है। और कंट्री में नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि जो एल्गी, फंगी वगैरह, फर्न्स, ये सब। और लगभग 90,000 स्पीशीज़ एनिमल्स के हैं। और वेरी रिच वैरायटी ऑफ फिश, मतलब फ्रेश वाटर में भी और मरीन वाटर में भी। तो इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है। इस पूरे पैराग्राफ से हमें ये पता लगता है। और इंडिया है अमंग वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ कंट्री इन द वर्ल्ड। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? नेचुरल वेजिटेशन रेफ़र करती है ऐसी प्लांट कम्युनिटी को जो ग्रो नेचुरली की होती है। मतलब ह्यूमन एड का कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि हमने वहाँ जाकर प्लांट नहीं लगाया है या कोई ट्री नहीं लगाया है, वो नेचुरली खुद ही पूरा के पूरे एरिया में प्लांट स्पीशीज़, वेरियस स्पीशीज़ उगे हैं। जैसे कि जो जंगल होते हैं, जंगल वाले जो एरिया होते हैं उसमें कोई ह्यूमन जाके प्लांट्स और ट्रीज़ नहीं ग्रो करते हैं। वो खुद ही एक दूसरे, मतलब जैसे कि एक प्लांट से बीज गिर गया, दूसरा उग गया, फिर बर्ड्स आई, वो ले आई। इस तरीके से नेचुरल प्रोसेसेस से पूरा का पूरा जो नेचुरल वेजिटेशन बना होता है, इस टाइप का जो एरिया होता है उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। और इसको हम वर्जिन फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो इस टाइप का फॉरेस्ट होता है ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस से तो बना नहीं होता है, खुद बना होता है। इसलिए जो नेचुरल वेजिटेशन होती है जो विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस बनती है, इसको हम वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। जैसे कि 10 कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स, ऑर्किड्स फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। तो हम लोग जो खेती करते हैं, जैसे कि हमने घर में अपने प्लांट्स लगा लिए, फ्लावरिंग प्लांट्स लगा लिए, ट्रीज़ लगा लिए, तो वो नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट नहीं होते हैं, वो सिर्फ वेजिटेशन होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन होता है जो खुद उगता है। अभी डू यू नो वाला देखते हैं कि जो वर्जिन वेजिटेशन होती है वो द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजिनस स्पीशीज, बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सोटिक प्लांट्स। तो जो भी प्लांट या फिर एनिमल के स्पीशीज़ हमारे ही देश के होते हैं, अपने देश के होते हैं, उनको हम बोलते हैं एंडेमिक। और जो बाहर से प्लांट्स और एनिमल्स आए होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोटिक। ये बार बार यूज़ होता है, तो ये टर्म्स को याद रखिए कि एंडेमिक का मतलब होता है जो एक अपने ही देश का होता है, एक्सोटिक होता है जो बाहर से आया हुआ होता है। अब टर्म जो फ्लोरा होता है वो डिनोट करता है प्लांट और उसकी वेरियस स्पीशीज़ को, और जो फौना होता है वो एनिमल की स्पीशीज़ को रेफ़र करता है। तो फ्लोरा और फौना भी बार बार हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं वेरियस चैप्टर्स में। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज़ ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब हमने देखा कि हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है फ्लोरा और फौना की। ये क्यों है? इसके वेरियस फैक्टर्स हैं, अब वो देखते हैं। एक होता है रिलीफ, मतलब किसी भी एरिया का जो लैंड है वो कैसा है, वो ग्रासलैंड है, घास उगती है वहाँ पे, ट्रीज़ उगते हैं, स्नो, बर्फ़ पड़ती है, सूखा पड़ता है। जो उससे मतलब सूखा पड़ने से, बर्फ़ पड़ने से जो भी वहाँ का लैंड है वो कैसा फॉर्म हो गया है, तो ये सारा जो इन्फ्लुएंस है, रिलीफ फीचर्स, ये है लैंड का पार्ट। और मतलब हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, या प्लेट्यू है या प्लेन है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर, इस पर ही डिपेंड करता है कि किस तरीके की जो एनिमल स्पीशीज़ या फिर प्लांट स्पीशीज़ उगेंगी। अब सॉइल कैसी है? अब जैसे कि जो सैंडी सॉइल है काफ़ी ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं उग पाते हैं। जो एलुवियल फर्टाइल सॉइल है उसमें काफ़ी जल्दी जो ट्रीज़ हैं वो उग जाते हैं। इस टाइप से डिपेंड करता है। और जो सलाइन सॉइल होती है वहाँ पे मैंग्रोव्स उगते हैं डेल्टाज वाले रीजन में। तो इस तरीके से लैंड और सॉइल रिलीफ फीचर्स में आते हैं जिन पर डिपेंड करता है किसी भी प्लांट या एनिमल स्पीशी का होना।
अब क्लाइमेट टेम्परेचर पे भी बहुत डिपेंड करता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर होती है, टेम्परेचर रेंजेस होती हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में 25 डिग्री के अराउंड जो टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल और प्लांट के स्पेशीज़ हम लोग को मिलते हैं। डेजर्टिक एरिया में या फिर पोलर एरिया में यहाँ पर जो प्लांट और एनिमल के स्पेशीज़ काफ़ी कम हमें देखने को मिलते हैं। तो जो करेक्टर वेजिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, जैसे कि ह्यूमिडिटी कैसी है एयर की, बारिश कैसी हो रही है, मिट्टी कैसी है। हिमालयाज़ में काफ़ी कम हम लोगों को एनिमल स्पीशीज़ देखने के मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल एरियाज़। तो ये सब इसमें हमें बताया गया है। अब हमें हाँ ये बताया है कि टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक ऑफ वेजिटेशन जोन, जो ट्रॉपिकल वाला एरिया होता है उस पर जो एनुअल रेनफॉल होती है वो, एनुअल रेनफॉल नहीं बताया इसमें, एनुअल टेम्परेचर का ही बताया हुआ है कि एनुअल एवरेज टेम्परेचर जो होता है ट्रॉपिकल एरिया में वो 24 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो टेम्परेचर होता है ये जनवरी वाले टाइम में वो 18 डिग्री से हमेशा अबव ही होता है ट्रॉपिकल रीजन्स में। और फ्रॉस्ट तो यहाँ पे कभी होती नहीं है, बर्फ़ कभी पड़ती नहीं है, और बाकी सारे हमें टेम्परेचर्स भी बताए हुए हैं। अब एक और, जैसे कि एक हमने देख लिया रिलीफ, जो लैंड और सॉइल होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद हमने देख लिया कि टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर अब है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब है कि जो सनलाइट है उसकी ड्यूरेशन क्या है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट होती है वहाँ पर ज़्यादा अच्छी वेजिटेशन की ग्रोथ होती है। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर, और समर में इसीलिए क्योंकि बारिश भी मिल जाती है, धूप भी अच्छी होती है, इसलिए प्लांट्स की ग्रोथ भी समर में काफ़ी अच्छी होती है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश का पड़ना। जिस एरिया में ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ और एनिमल के स्पीशीज़ हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अब क्या आपने कभी सोचा, इसमें नेक्स्ट वाला जो है इसमें मतलब बताते हैं कि जो फॉरेस्ट हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। जो फॉरेस्ट हैं वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, क्योंकि जैसे कि आप ट्री को दोबारा लगा सकते हैं, आप फिर जब एक ट्री लगाएंगे आप उससे आपको फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, और आप उसको अगर उसकी ब्रांचेस को काट करके उसका वुड को भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप दोबारा बार बार लगा सकते हैं। रीन्यूएबल, न्यू का मतलब नया, री का मतलब दोबारा, जो चीज़ दोबारा न्यू बनाई जा सकती है, नई बनाई जा सकती है, उसको रीन्यूएबल कहते हैं। तो ये जो है हमारे फॉरेस्ट है, ये हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, और एनर्जी भी और बाकी सारी चीज़ें भी काफ़ी मिलती हैं हमें इससे। और ये जो ट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं लोकल क्लाइमेट को, और सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, पानी के बहाव को भी कंट्रोल करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं, हमारी लाइवलीहुड को सपोर्ट करते हैं, और पूरी की पूरी कम्युनिटी कई बार जो है वो डिपेंड होती है फॉरेस्ट पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं हमारे जो ट्रीज़ हैं प्लांट्स हैं उनसे, इसलिए हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है इन पे। जैसे आप अपने घर का फर्नीचर देख लीजिए, लकड़ी कहाँ से आती है, ट्रीज़ से आती है, वो भी इससे बना हुआ है। फ्रूट्स जो हम खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं, ये सारे के सारे ट्रीज़ से ही तो आते हैं। और ये जो विंड फोर्स है उसको भी कंट्रोल करती हैं, टेम्परेचर को भी मेंटेन रखते हैं ट्रीज़, और रेनफॉल भी कॉज करते हैं, क्योंकि जिस ज़मीन पे इनकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट किए हुए होती हैं ट्रीज़ ने सॉइल को, इसी वजह से सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। और जहाँ पर ट्रीज़ होते हैं वहाँ मौसम भी अच्छा प्लेजेंट सा ठंडा मौसम रहता है, प्रेसिपिटेशन बारिश भी आती है इनकी वजह से, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। हाँ, इस पूरे में मतलब यही बताया गया है, वेजिटेशन कवर है जो इंडिया का वो लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में अब नेचुरल नहीं रहा है रियल सेंस में, क्योंकि हम लोग पेड़ काटते हैं फिर नए उगा देते हैं। मगर जो इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, जैसे कि जो हिमालय का हिली रीजन है या फिर मरुस्थली है, वहाँ पर जो वो वाला जो रीजन है स्पेशली हिमालयाज़ वाला, वहाँ आज भी नेचुरल वेजिटेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। और बाकी सारे रीजन्स में तो हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया है। अब ये 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो इंडिया का हुआ है, जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया का वो 21.05% है। और इस बार जो सेंसस हुआ है उसमें थोड़ा सा कुछ बढ़ा है, 21 से 21.6 अराउंड शायद, या फिर 32, मतलब 21.05 से थोड़ा सा बढ़ा है जो 2017 वाला जो सेंसस हुआ है उसमें। फॉरेस्ट कवर बढ़ गया है थोड़ा। अब इकोसिस्टम, जो प्लांट अकर करते हैं होते हैं हमें मिलते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटीज़ में मिलते हैं, और मगर वो उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना वो हमेशा सिमिलर ही होनी चाहिए। जैसे कि कोई प्लांट का स्पेशी मान लीजिए टीक है, तो टीक हमें हमेशा डेसिडुअस फॉरेस्ट में ही मिलेगी, है ना। और अल्पाइन जो वाला एरिया है हम लोगों को, जो ये ओक बिर्च, ये हम लोगों को ठंडे एरियाज़ में मिलेंगी। तो एक पर्टिकुलर स्पेशी जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में भी ही हमें मिलती है।
तो नेचर ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया टू अ लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइन द एनिमल लाइफ इन दैट एरिया। और जो प्लांट का जो नेचर होता है ना, वो काफ़ी हद तक डिटरमाइन करता है कि वहाँ की जो एनिमल लाइफ है उस एरिया की वो कैसी होगी। जब वेजिटेशन जो अल्टर होती है, वेजिटेशन चेंज होती है, तो एनिमल लाइफ जो होती है वहाँ की वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं किसी भी एरिया के, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर टू ईच अदर इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये बताया गया है कि और इस तरीके से वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। मतलब प्लांट स्पेशीज़ और एनिमल स्पेशीज़ एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंटीग्रल पार्ट है इकोसिस्टम का। अब ह्यूमन बींग्स जो है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कि इकोलॉजी को किसी भी रीजन के। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो यूटिलाइज़ करते हैं वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को, मगर जो ग्रीड है ना ह्यूमन बींग्स की, उसकी वजह से ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है इन रिसोर्सेज का। ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ को काट रहे हैं, एनिमल्स को मार रहे हैं और इकोलॉजी में इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, और इसकी वजह से प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स मतलब एक्सटिंक्शन के वर्ष पे, एक्सटिंक्शन पे कि मतलब अब वो ख़त्म ही हो जाएंगे। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि एक स्पीशीज बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है, वो मिलती ही नहीं है वर्ल्ड में। तो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं काफ़ी सारे एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ अगर इसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन या फिर पोचिंग चलती रही तो। और जो एक बहुत बड़ा लार्ज इकोसिस्टम होता है ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज कॉल्ड बायोम। तो जो एक बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम होता है किसी भी लैंड पे, जिसकी अलग वेरियस टाइप की जिसमें वेजिटेशन होती है और एनिमल लाइफ होती है, उसको हम बोलते हैं बायोम। बायोम जो है वो आइडेंटिफाई की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स। मतलब वहाँ के प्लांट्स कैसे हैं उसके बेसिस पे जनरली हम लोग बायोम को किसी भी डिवाइड करते हैं। तो ये हमने उसमें भी पढ़ा हुआ है, शंकर IAS का जो चैप्टर 1 है और चैप्टर 2, उसमें भी मैंने काफ़ी पूरा एक्सप्लेन की हुई है ये वाली चीज़, वो आप प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है। मेजर वेजिटेशन जो है वो हम लोग को इस चैप्टर में बताई गई हैं। एक होती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, थॉर्न, माउंटेन और मॉन्ग्रोव। ये हम पहले की क्लासेस में 7th में भी पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था, 9th में फिर से आ गया, 10th में भी आएगा, 11th और 12th। मतलब हर साल ये वाला टॉपिक तो आएगा ही आएगा ज्योग्राफी की बुक में। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ऐसे होते हैं जो मतलब हैवी रेनफॉल वाले एरिया में हम लोगों को मिलते हैं। ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल रीजन, एवरग्रीन मतलब जहाँ इनकी जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ों की, वो कभी भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं झड़ती हैं, इसलिए ये फॉरेस्ट हमेशा हमें ग्रीन दिखाई पड़ता है, इसलिए हम इसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, सनलाइट भी भरपूर मात्रा में होती है, इसलिए जो पेड़ हैं उनको अपनी पत्तियाँ गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये हमेशा ग्रीन दिखते हैं। और इंडिया में वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है, आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और जो आसाम का कुछ पार्ट है और तमिलनाडु का कोस्ट है, वहाँ पर हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। अभी देखिए हम लोगों को मैप में दिखाया गया है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, ये जो डार्क ग्रीन है ना, ब्राइट ग्रीन वाला एरिया है, ये देखिए लक्षद्वीप है यहाँ पे, फिर यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया हमें दिखा रहे हैं। फिर ये देखिए वेस्टर्न घाट, ये लंबी सी जो स्ट्रिप है ये वेस्टर्न घाट से, और ये पतली सी स्ट्रिप है जो ये हमारा तमिलनाडु वाला ये रीजन पड़ता है। फिर नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी बड़ा पार्ट असम वाला, और असम, मेघालय और नागालैंड और त्रिपुरा, ये सारा जो पार्ट है, और वेस्ट बंगाल का भी कोने कोने वाला पार्ट, ये सारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमारा आता है। और देखिए सारे देख लेते हैं चले। जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, थॉर्न फॉरेस्ट जहाँ पे वो होते हैं कांटेदार पेड़ होते हैं, वो राजस्थान और गुजरात वाला जो एरिया, कच्छ काठियावाड़ वाला रीजन है। मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें मिलते हैं जहाँ पर हमारे डेल्टास की फॉर्मेशन होती है, जो रिवर डेल्टा बनाती है, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ऐसे एरियाज़ में हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं, माउंटेन, तो जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे हमें माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब ट्रॉपिकल डेसिडुअस एरिया जो फॉरेस्ट है, वो हमारे देश में सबसे बड़े पार्ट में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं। ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो गर्मियों के टाइम पे, जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, बारिश की कमी होती है, तो पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन लॉसेस से बचा जा सके। तो ऐसे जो फॉरेस्ट हैं वो होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो सबसे बड़े, जो बहुत ही लाइट सा ग्रीन है, काफ़ी बड़े पार्ट में जिसको दिखाया गया है, ये हमारे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। अब हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में कुछ और बातें बताई गई हैं कि जो है दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। मतलब जनरली जो मिलते हैं ये हमें 200 सेंटीमीटर रेनफॉल से ज़्यादा जहाँ एरिया में होती है उस एरिया में हमें मिलते हैं। और इनके ड्राई सीजन जो होता है वो काफ़ी कम होता है,
रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा की होती है। इनकी हाइट 600 मीटर या फिर उससे ज़्यादा होती है। और ये जो रीजन होते हैं वार्म होते हैं और वेट होते हैं थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल जो यहाँ पे गर्मी भी बनी रहती है और बारिश भी होती रहती है। और इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियंट वेजिटेशन मिलती है, हर तरीके के पेड़ मिलते हैं, जैसे ट्रीज़, श्रब्स, क्रीपर्स, गिविंग इट अ मल्टी लेयर स्ट्रक्चर। मतलब बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, उसके नीचे जैसे इसमें दिखाया गया ना बड़े बड़े ट्रीज़, नहीं तो डेसिडुअस फॉरेस्ट है। इसमें शायद होना तो चाहिए, चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि इसमें जो ट्रीज़ होते हैं वो काफ़ी मतलब ऊंचे ऊंचे होते हैं, हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है इन ट्रीज़ की। और इसमें श्रब्स भी होते हैं, श्रब्स जो ज़मीन के पास ही रहती हैं। और क्रीपर्स होते हैं जो मतलब पेड़ों पे चढ़ने वाले, जो दूसरे पेड़ों पे चढ़ते हैं ना, कुछ ट्रीज़ होते हैं ऐसे, प्लांट्स होते हैं एक्चुअली, उन्हें प्लांट्स बोलते हैं, तो उनको हम क्रीपर्स बोलते हैं। और बाकी मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होता है, मतलब काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो इन पे एक लेयर बन गई ट्री की, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, इस टाइप से बने हुए होते हैं। और ये अपनी जो लीव होती है एक डेफिनेट टाइम पे शेड नहीं करते हैं, इसलिए हमें पूरे टाइम ग्रीन दिखते हैं। और जो मेन इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं इसमें वो है इबोनी, महोगनी, रोज़वुड, रबर और सिंचोना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पांचों ट्री, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके जो एग्जांपल हैं इंपॉर्टेंट ट्रीज जो मिलते हैं इन फॉरेस्ट में, इबोनी, माहोगनी, रोजवुड, रबर और सिंचोना। और कॉमन एनिमल्स जो यहाँ पे मिलते हैं वो है एलिफेंट्स और मंकी, लिमूर, डियर और वन हॉर्न राइनोस भी कई जगह मिलते हैं। आसाम वाले एरिया में हम लोग को मिलते हैं। और स्लॉथ बियर, स्कॉर्पियन, स्नेल्स, ये सारे जो एनिमल्स हैं यहाँ पे मिलते हैं। अब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखते हैं। ये मोस्ट वाइड स्प्रेड, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले हैं फॉरेस्ट इंडिया में। और इनको हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये मानसून पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं और उसी के साइकिल के अकॉर्डिंग ये चलते हैं। तो ये रिसीव करते हैं रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की रेंज में इनमें रेनफॉल पड़ती है। और जो ट्री होते हैं ये जो शेड कर देते हैं अपनी लीव्स अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर, मतलब लगभग 1.5-2 महीने के लिए अपनी जो लीव्स हैं वो गिरा देते हैं जब समर का सीज़न आता है। और बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस। तो ये जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है इनको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना वाटर अवेलेबल है उसके बेसिस पे। तो एक होता है मॉइस्ट और एक होता है ड्राई। मॉइस्ट वाला रीजन वो होता है जिसमें अच्छी खासी बारिश पड़ती है, मतलब 200 सेंटीमीटर के आसपास। और जिन रीजन में लगभग 50 से 100 के अराउंड बारिश पड़ती है वो हमारा जनरली क्या आ जाता है, ड्राई वाले रीजन में। तो इसमें हमें बताया गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलोंग द हिल ऑफ हिमालयाज, झारखंड, वेस्टर्न उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे हमें डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और टीक जो है मोस्ट डोमिनेंट स्पीशी है इस फॉरेस्ट का। और बेम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ये अदर इम्पॉर्टेंट कमर्शियली इम्पॉर्टेंट जो है वो स्पीशीज़ है ट्री के। और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है हमें बताया गया है कि 100 से 70 सेंटीमीटर वाले रीजन में पाए जाते हैं। और उसके जो बिहार, उत्तर प्रदेश वाला रीजन है यहाँ मिलते हैं। टीक, साल, पीपल, नीम यहाँ पर ग्रो होते हैं। और जो फॉरेस्ट है इसको मतलब काफ़ी ज़्यादा काटा जा रहा है ग्रेजिंग, एग्रीकल्चर वगैरह के लिए। एनिमल स्पीशीज जो यहाँ पे मिलते हैं, लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट और काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ बर्ड, लिजर्ड, स्नेक्स और टॉर्टोइजेस। अब थॉर्नी फॉरेस्ट देख लेते हैं और श्रब्स को। ये जिसमें 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल पड़ती है ना, ऐसे वाले रीजन में थॉर्न फॉरेस्ट और श्रब्स वगैरह उगते हैं। ये जो दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन कहाँ कहाँ मिलती है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में मिलती है, जैसे कि सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा वाले रीजन में हमें मिलती है। कौन कौन से प्लांट के स्पीशीज़ होते हैं इसमें, अकाकियास, पाम्स, यूफोर्बिस और कैक्टी, ये है मेन स्पीशीज़ इसके। अब हमें दिखाया गया है जैसे कि ये वाला थॉर्न फॉरेस्ट, छोटे छोटे से स्टंटेड से ट्रीज़ होते हैं, पत्तियाँ काफ़ी दूर दूर होती हैं और मेनली कैक्टस और अकाइका वगैरह यहाँ पे मिलता है। अब ये क्या है, मतलब इनकी जो रूट्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इस बार ही कई कई एग्जाम पे पूछा जाता है कि लंबी रूट्स कहाँ पे मिलती हैं और कौन से टाइप के फॉरेस्ट होते हैं जिसमें लंबी रूट्स मिलती हैं, कौन सा रीजन होता है। तो ट्रीज़ जो होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप पेनिट्रेट कर जाती हैं सॉइल में ताकि उनको पानी ले पाएँ वो। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो स्टेम्स होती हैं वो सकुलेंट होती हैं टू कंजर्व वाटर। सकुलेंट जो होता है ना उसमें क्या होता है कि जो स्टेम होती है वो अपने अंदर कुछ वाटर सा जेल टाइप का फॉर्मेशन कर देती है अपने अंदर वाटर को बचा के रखने के लिए, जैसे कि एलोवेरा होता है ना वो एक सकुलेंट है।
और लीव्स जो होती हैं मोस्टली थिक होती हैं और छोटी होती हैं। थिक मतलब मोटी होती हैं और छोटी होती हैं, जो मिनिमाइज़ करने के लिए इवेपोरेशन को, कि वो वाटर इवेपोरेट ना हो जाए, इसलिए जो इसकी लीव होती है वो थिक और स्मॉल होती हैं। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स इन एरिड एरियाज़। और जब और भी ज़्यादा सूखा पड़ जाता है तो ऐसे एरियाज़ में फॉरेस्ट, जो थॉर्न फॉरेस्ट और श्रब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एनिमल स्पीशीज जैसे कि रैट्स, माइस, रैबिट, फॉक्स और टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस और कैमल्स। माउंटेन फॉरेस्ट होता है वो माउंटेनियस एरियाज़ में होता है। माउंटेनियस एरियाज़ जो होते हैं उसमें जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है, ठंडा मौसम रहता है, और जो हाइट होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि माउंटेन्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे लोकेटेड होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। नेचुरल वेजिटेशन में ट्रॉपिकल से हम टुंड्रा की तरफ जाने लगते हैं। हमारे जैसे कि जो इंडिया का मिड वाला रीजन है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, राजस्थान, ये तो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। और हमारा जो हिमालयाज़ वाला पोर्शन है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारा माउंटेन फॉरेस्ट वाला रीजन हो जाता है। इसमें हमें टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है। तो ये फॉरेस्ट किस हाइट पे होते हैं, ये होते हैं 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे। और ये जो हमारी नापी जाती है ये सी लेवल से नापी जाती है। सी लेवल पे जो हाइट होती है वो 0 होती है। सी लेवल से जितना हम ऊपर चलते जाते हैं, तो ये जो माउंटेन्स होती हैं यहाँ पे, ये अराउंड 1000 से लेकर 2000 मीटर की हाइट की होती हैं, और यहाँ पे हमें माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो जो 1000 से 2000 में होती है, इसमें क्या होता है, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज़ होते हैं, मतलब हमेशा हरे रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं, ट्रीज़ पे पत्तियां रहती हैं। और जो ट्रीज़ की पत्तियां होती हैं वो काफ़ी चौड़ी होती हैं, ब्रॉड लीफ ट्रीज़ होते हैं। और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं, देखिए, जैसे कि ओक्स, चेस्टनट्स यहाँ पे प्रीडोमिनेट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं ओक्स और चेस्टनट। कौन सी हाइट पे, 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे। अब जब हाइट और ज़्यादा बढ़ जाती है, 1500 से 3000 मीटर तक की हाइट होती है, तो टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं, जिसके जैसे कि कॉनिफर ट्रीज़, जैसे पाइन, दियोदर, सिल्वर फिर, स्प्रूस, सेडार, ये एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। मतलब कि माउंटेन फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज़ आते हैं ये आपको दे देंगे। हाइट तो खैर इतना नहीं है कि इस हाइट पे, इस पर्टिकुलर हाइट पे कौन से मिलते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है कि माउंटेन फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ मिलते हैं वो कौन से होते हैं। तो जैसे कि आप इसको लर्न कर लीजिए, पाइन, देओदर, सिल्वर फिर, स्प्रूस, सीडर, ये सब। ये फॉरेस्ट जो होते हैं वो मोस्टली कवर करते हैं सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज़, जो 1500 से 3000 मीटर, ये बिल्कुल नीचे वाली साइड के हैं हिमालयाज़ पे। और इससे भी ऊपर हम लोग को बाकी दूसरे ट्रीज़ मिलते हैं। और जो हिमालयाज़ और हाई जो ऑल्टीट्यूड है, मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, उसमें हमें थोड़े अलग टाइप के मिलते हैं, वो हमें आगे बताएंगे। इसमें हायर एलिवेशन में क्या होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स कॉमन होते हैं। तो हमें क्या पता है, 1000 से 2000 मीटर जो है वहाँ पे एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज़ मिलते हैं। फिर उससे ऊपर जो हो जाते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट आ जाते हैं, उसमें हमें सिल्वर फेयर, पाइन, देवदार ये मिलते हैं। फिर और हायर लैटिट्यूड्स पे हमें क्या होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलते हैं, मतलब वहाँ पे अब हमें ट्रीज़ नहीं मिलेंगे, वहाँ पे ग्रासेस उगने लगती हैं। और कौन से लैटिट्यूड पे, 3600 मीटर अबव सी लेवल पे क्या होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड मिलते हैं। इससे पहले हमारे क्या होते थे, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज़ होते थे 1000 से 2000, और टेम्परेट 1500 से 300 मीटर टेम्परेट फॉरेस्ट। और फिर 3600 से ऊपर हम लोगों को मिलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स मेनली। फॉरेस्ट, कुछ फॉरेस्ट वाला एरिया आता है और कुछ ग्रासलैंड वाला एरिया होता है, और ग्रासलैंड जो है वो डोमिनेट करता है। और इसमें अल्पाइन टाइप की वेजिटेशन होती है, सिल्वर फिर, जूनिपर्स, पाइन, birches, ये कॉमन ट्रीज़ होते हैं। इस वाले रीजन में पहले वाले भी थोड़े बहुत मिलते हैं, और नए ट्रीज़ जूनिपर्स, पाइन्स और birches हमारे पास आ जाते हैं। और ये वाले जो ट्रीज़ होते हैं ज़्यादा हाइट पे स्टंटेड हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर एक तो बहुत कम होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम होता है, और प्रेसिपिटेशन भी कम होता है, बारिश कम पड़ती है, और जो भी बारिश पड़ती है वो स्नो की फॉर्म में ही पड़ती है। क्योंकि फिजिक्स में जैसे बता रहे हैं, दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टंटेड एज दे अप्रोच द स्नो लाइन। और जैसे बर्फ़ ज़्यादा पड़ने लगती है ना जिस एरिया में, तो जो ट्रीज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टंटेड होने लगते हैं, मतलब हाइट कम होने लगती है और पतले होने लगते हैं, पत्तियाँ भी उन पर कम होती हैं ज़्यादा हाइट पे। और फिर अल्टीमेटली जब हम और ऊपर ज़्यादा हाइट पे पहुंचते हैं, तो श्रब्स ही हम लोगों को मिलती हैं अल्पाइन ग्रासलैंड में, क्योंकि फिर वहाँ पे टेम्परेचर कंडीशंस और भी ज़्यादा हार्श हो जाती हैं, ट्रीज़ ग्रो नहीं कर पाती। और ये सारे मतलब जो ट्रीज़ हैं और ये वाला जो एरिया है वो ग्रेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ग्रासलैंड्स होते हैं, घास होती है, तो यहाँ पे ग्रेजिंग कम्युनिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि गुज्जर, बाकरवाल
और एट हायर लैटिट्यूड्स और भी ज़्यादा जो हिमालयाज़ का रीजन होता है, जैसे कि आप मान लीजिए 5000 मीटर से ऊपर 7000 तक, वहाँ पे कोई ट्रीज़ वगैरह ग्रो नहीं करते हैं और वहाँ की जो हायर लैटिट्यूड्स पे हमें मोजेस और लाइकन्स ही मिलते हैं। और इस टाइप की जो वेजिटेशन होती है इसको हम बोलते हैं टुंड्रा वेजिटेशन। तो माउंटेन वाला जो एरिया है ना, माउंटेन फॉरेस्ट में काफ़ी सारे टाइप के मतलब वेरी करते रहता है हाइट के साथ। जब हम तो एक बार फिर से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बार बार हम कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बार बार काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ इस पर। 1000 से 2000 मीटर तक हम लोगों को क्या मिलते हैं, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज़, ओक्स और चेस्टनट जिसमें प्रिडोमिनेट करते हैं। 1500 से 3000 पे जब जाते हैं तो टेम्परेट फॉरेस्ट आते हैं। पहले क्या थे, पहले एवरग्रीन फिर टेम्परेट। इसमें फिर हम लोगों ने ट्रीज़ देखे थे पाइन, जूनिपर, सिल्वरफिर, सॉरी जूनिपर तो आगे मिलेंगे हमें, पाइन, देवदार, सिल्वरफिर, स्प्रूस और सिडार। फिर और ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं हम 3600 मीटर, तो उसमें हमें अल्पाइन वेजिटेशन मिलने लगती है और ग्रासलैंड आ जाते हैं हमारे, सिल्वरफिर, जूनिपर और पाइन्स बर्चेस मिलते हैं। फिर और हाइट पे और ज़्यादा स्टंटेड हो जाते हैं ट्रीज़, और फिर जब और उससे भी आगे हाइट पे जाते हैं तो हम लोगों को फिर टुंड्रा टाइप वेजिटेशन मिलती है जिसमें मॉजेस और लाइकन्स मिलते हैं। अब ये हम लोग को नोमैटिक ट्राइब्स के नाम दे सकते हैं कि ये कहाँ पर मिलते हैं, गुज्जर और बाकरवाल्स, तो ये हम लोग को हिमालयन रीजन में मिलते हैं। कॉमन एनिमल्स हमें कश्मीर टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप और जैक, तिब्बतन एंटीलोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तिब्बतन एंटीलोप कहाँ मिलता है, तो हिमालयन रीजन में मिलता है, माउंटेन फॉरेस्ट में। स्नो लेपर्ड मिलता है। स्नो लेपर्ड अपना कलर चेंज करता है, मतलब जो विंटर्स के टाइम में एकदम वाइट कलर का हो जाता है और समर्स के टाइम में जो ये ऑरेंज और ब्राउनिश कलर का हो जाता है। हाँ, स्क्विरल्स मिलती हैं, शैगी हॉर्न, वाइल्ड आइबेक्स, बियर और रेड पांडा मिलता है इस वाले रीजन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेड पांडा कहाँ मिलता है, तो रेड पांडा मेनली हमें मिलता है जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिमालयाज रीजन है, ईस्टर्न हिमालयाज, वहाँ पर हमें रेड पांडा मिलता है। और ब्लैक एंड वाइट पांडा तो चाइना में मिलता है। शीप गोट्स जो होते हैं यहाँ पर, उनके हेयर काफ़ी थिक होते हैं ताकि यहाँ की इतनी ठंडे वेदर कंडीशंस को झेल पाएँ। अब मॉन्ग्रोव फॉरेस्ट, जो मॉन्ग्रोव होते हैं वो टाइडल फॉरेस्ट होते हैं और मिलते हैं कोस्ट पे जहाँ पर टाइड्स आती हैं। कोस्टल एरियाज़ में मॉन्ग्रोव्स मिलते हैं क्योंकि इनको सैलिनिटी झेल सकते हैं ये, जैसे मड जो होती है काफ़ी ज़्यादा मडी होता है जहाँ पे रीजन, सिल्ट काफ़ी ज़्यादा आती है क्योंकि जो रिवर होती हैं वो डेल्टा बनाती हैं जहाँ पर अपने साथ काफ़ी ज़्यादा सिल्ट लेके आती हैं, तो इन ट्रीज़ के पास, मॉन्ग्रोव्स के पास काफ़ी ज़्यादा सिल्ट भी हमें देखने को मिलती है। तो डेंस मॉन्ग्रोव्स जो हैं आर द कॉमन वेराइटीज़ विद रूट ऑफ द प्लांट सबमर्ज्ड अंडर वाटर। इनकी जो रूट्स होती हैं ना मॉन्ग्रोव्स की, वो काफ़ी पानी के अंदर डूबी हुई होती हैं। और ये कहाँ पर हमें मिलते हैं, डेल्टाज ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी में हम लोग को मिलते हैं। और जो सुंदरी ट्रीज़ है, एक मॉन्ग्रोव की वैरायटी है, वो हम लोग को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे मिलते हैं। और उसका नाम कैसे पड़ा है, वहाँ पे जो सुंदरी ट्रीज़ मिलते हैं उससे इसका मतलब सुंदरबन डेल्टा का जो नाम पड़ा है वो सुंदरी ट्रीज़ से पड़ा है। और फिर इसमें हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोगों को मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे पहले तो लोकेशन कहाँ पे मिलते हैं, ये कोस्टल एरियाज़ में मिलते हैं और इनकी जो रूट्स होती हैं वो पानी में डूबी हुई होती हैं। सिल्ट और सॉल्ट को ये लोग अपने मतलब झेल पाते हैं काफ़ी ज़्यादा। और इनसे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये हमें टिम्बर प्रोवाइड मतलब लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर मतलब काफ़ी सारा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं उसके आसपास जो ट्रीज़ हैं हमें काफ़ी सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हमें रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें हमें कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स इंडिया में मिलते हैं। तो इंडिया जो है वो जाना जाता है अपनी हर्ब्स और स्पाइसेस के लिए एंशियंट टाइम से ही। और अराउंड 2000 प्लांट्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं आयुर्वेदा में, और उसमें से 500 जो है वो रेगुलर यूज़ में भी हैं आज भी। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन की जो रेड लिस्ट है उसमें 352 मेडिसिनल प्लांट्स आते हैं इंडिया के, और उसमें से 52 तो क्रिटिकली थ्रेटन्ड है और 49 एंडेजर्ड है। कभी कभी क्या होता है ना, जब इंग्लिश हिंदी और एक साथ दोनों मिक्स करके बोलते हैं तो कई कुछ वर्ड्स बोले ही नहीं जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो काफ़ी सारे जो हैं वो ऐसी कंडीशन में हैं कि वो एक्सटेंट हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल ख़त्म ही हो सकते हैं, इसलिए उनको हमें कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
जैसे अब इसमें बताया गया है कुछ ट्रीज़ के बारे में, जैसे सर्पगंधा है। सर्पगंधा का जो यूज़ है वो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया में मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा कि सर्पगंधा ऐसा कौन सा ट्री है जो सिर्फ इंडिया में ही मिलता है, एंडेमिक है इंडिया का और कहीं नहीं मिलता है, तो वो है सर्पगंधा। और इसका ट्रीटमेंट, सर्पगंधा यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए। जामुन तो शायद आप काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि जब डायबिटीज़ हो जाती है तो जामुन खाना चाहिए, और मतलब डाइजेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जामुन। और जो विनेगर यूज़ करते हैं हम अपने काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स में, उसको भी जामुन से ही प्रिपेयर किया जाता है। अर्जुन होता है, अर्जुन जो है वो मतलब ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और कहते हैं कि ये जो हार्ट होता है इसकी जो आर्टरीज़ होती हैं अगर ब्लॉक हो जाती हैं तो उसकी ब्लॉकेज को भी ये ठीक कर देता है। तो अर्जुन की छाल, जिन लोगों को हार्ट अटैक के इश्यूज़ होते हैं उनको पीनी चाहिए। अर्जुन की जो छाल होती है उसको पका के पीना चाहिए। और बबूल की जो लीव्स होती हैं उनको आई में कोई प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, आई सोर्स होते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं। और जो गम इसका होता है एज अ टॉनिक भी यूज़ किया जाता है। नीम में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो मतलब जैसे कि कीड़े नहीं आते हैं, एलर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है नीम। तुलसी का प्लांट कोल्ड और कफ में चाय में डाल के पीते हैं, और पूजा भी की जाती है हमारे देश में तुलसी के प्लांट की। और कचनार जो होता है वो अस्थमा और अल्सर्स को क्योर करता है, और इसकी जो बर्ड्स और रूट्स हैं वो डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि पाचन क्रिया, अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी इसको ले सकते हैं। अब एक बार पहले हम डू यू नो वाला देख लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में 1972 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो इंडिया में 1972 में इम्प्लीमेंट किया गया था। अब वाइल्ड लाइफ देख लेते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि फ्लोरा और फौना के बारे में। अब हम वाइल्ड लाइफ के बारे में देखते हैं कि इंडिया का जो फ्लोरा है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिच फ्लोरा है। फ्लोरा मतलब जो फ्लावर्स की स्पीशीज़ होती हैं, और फौना भी इंडिया का बहुत ज़्यादा रिच है। यहाँ पे 90,000 एनिमल की स्पीशीज़ मिलती हैं, और कंट्री में 2000 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 13% ऑफ द वर्ड्स टोटल। फ़िश की काफ़ी सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और जो पूरे वर्ल्ड की 12% जो फ़िश की स्पीशीज़ हैं वो हमारे देश में इंडिया में पाई जाती हैं। और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स ये भी 5 to 8% पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड के हमारे देश में। एलिफेंट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैमल हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में पाए जाते हैं, जैसे आसाम, कर्नाटक, केरला, उत्तराखंड में भी मिलते हैं। वन हॉर्न राइनोज़ हैं, और दूसरे एनिमल्स जो स्वैम्पी मार्शी लैंड्स में मिलते हैं, असम में और वेस्ट बंगाल में, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, और भी बाकी काफ़ी सारे स्पीशीज़ मिलते हैं। एरिड एरियाज़, रन ऑफ कच्छ और थार डेजर्ट वाले एरिया में वाइल्ड एस कैमल मिलता है। बाइजन, इंडियन बाइजन, नील गाय और फोर हॉर्न एंटीलोप, गेज़ल, काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं वो हमें यहाँ पर इंडिया में मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था 1972 में इंडिया में। और इंडिया जो है वो इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर टाइगर और लायन दोनों पाए जाते हैं। और नेचुरल हैबिटेट जो है वो इंडियन लायन का वो है गिर फॉरेस्ट, और इनको हम एशियाटिक लायंस भी बोलते हैं। टाइगर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, और बाकी काफ़ी हिमालयन रीजन में। लेपर्ड्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं, वो भी कैट फैमिली का हिस्सा हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रे हैं। कौन कौन? लेपर्ड हो गया, टाइगर और लायन। गिर फॉरेस्ट इज़ द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लायन। मतलब गिर फॉरेस्ट जो है वो सिर्फ उसमें जो लायन पाए जाते हैं वो लास्ट बचे हैं जो एशियाटिक लायन है। एशिया में लायन और कहीं भी नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं। और टाइगर भी जो सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में वो इंडिया में मिलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन अब कम होती जा रही है, धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। प्रोजेक्ट टाइगर वर्क कर रहा है, लेट्स सी क्या होता है और आगे। जो हिमालयाज़ हैं वो हार्बर करते हैं हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स जो सरवाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में। हार्डी मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर या फिर काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर को झेल सकते हैं। और लद्दाख में हम लोगों को याक मिलता है, और ऑक्स मिलती है, और तिब्बतियन जो एंटीलोप है, और ब्लू शीप, वाइल्ड शीप, कियान जिसको हम तिब्बतियन वाइल्ड एस बोलते हैं, आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड और रेड पांडा, ये हमने पहले भी देखा था। ये वाले जो हिमालय रीजन में हम लोगों को एनिमल्स मिलते हैं। रिवर, लेक्स और कोस्टल एरियाज़ में टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल भी हम लोग को मिलते हैं। अब हम लोग को इसमें वो बताया गया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे डचीगम, ये हमारा कश्मीर में पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। राजा जी, कॉर्बेट, ये उत्तराखंड में है। दुधवा जो है यूपी का ओनली नेशनल पार्क है, सिर्फ एक ही नेशनल पार्क मिलता है यूपी में।
और केवलादेव घाना और रणथंभौर राजस्थान में है, शिवपुरी, कान्हा और तदोबा अंडारी, ये सारे के सारे जो ब्लू में दिए हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि पाए जाते हैं हमारी कंट्री में। इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कि ये बांदीपुर और पेरियर, गोरुमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और सरिस्का है, चंद्रप्रभा है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ हमारी सेंचुरीज़ हैं। और बर्ड सेंचुरी भी इसमें, जैसे कि बर्ड सेंचुरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसमें दी गई हैं, जैसे ये रागाना तित्तू। और आप देख सकते हैं इस मैप में, इस मैप को अच्छे से स्टडी करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं। फिर इसमें हमें ये बताया गया है कि काफ़ी सारे स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स भी हमारे देश में पाए जाते हैं, पीकॉक, फिजेंट्स, डक्स, क्रेन्स, पिजन्स वगैरह। और हम वी हैव सेलेक्टेड आर क्रॉप्स फ्रॉम बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट फ्रॉम द रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट्स। और हमारे मतलब प्लांट स्पीशीज़ के बारे में बता रहे हैं कि काफ़ी सारे टाइप के हमारे वहाँ डाइवर्स जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं। और जो एनिमल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पालतू एनिमल्स भी, मिल्च एनिमल्स जो दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं उनको मिल्च एनिमल बोलते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा पालतू जानवर भी पाले जाते हैं। पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स और फ्रूट्स जो है, एंड एक्सर्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट्स विच आर हार्मफुल। मतलब फिर इसमें बताया गया है कि जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके से हम लोगों को यूज़फुल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, मीट के लिए, और फिश जो है न्यूट्रिटिव फूड है काफ़ी ज़्यादा। और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें यही सारे मतलब काफ़ी जनरल से पॉइंट बताए गए हैं कि इकोसिस्टम को मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मेन कॉजेज़ जो है थ्रेट के आज हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को, वो है हंटिंग, मतलब जो हंटिंग और पोचिंग के द्वारा जानवरों को मार दिया जाता है, उनको बेचा जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मतलब हार्मफुल है हमारे इकोसिस्टम के लिए। और पॉल्यूशन है, जो केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट फैलता है, उससे पोल्यूशन होता है। एसिड डिपॉजिट्स बन जाते हैं ज़मीन के ऊपर, जिससे एसिडिटी बढ़ती है और प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होने लगती है। यही सब बताया गया है कि काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया है, कल्टीवेशन इनहेबिटेशन बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और फिर इसमें हमें बताते हैं कि फ्लोरा और फौना को जो प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं हमारे देश में। इसमें अब तो डाटा सब बढ़ गया है, 14 नहीं और भी 18 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए अब तो हमारे देश में। काफ़ी सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं पूरी कंट्री में, फ्लोरा और फौना काफ़ी सारा डाइवर्स है। यही सारी की सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, काफ़ी मतलब जनरल सा है, अब तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। अब एक बार ये देख लेते हैं हाँ कि इसमें 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स बताए गए हैं, बट अब काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बताया गया है कि जो कुछ वेटलैंड्स होते क्या होते हैं, पहले ये देखते हैं। वेटलैंड्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कोई भी लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, कोई भी ऐसा एरिया जिसकी डेप्थ 3 मीटर से ज़्यादा ना हो। और जैसे कि कोई भी मार्शी एरिया, कोई एक एग्रीकल्चर लैंड जो आपका पैडी का वो एग्रीकल्चर लैंड होता है, जब हम राइस उगाते हैं उसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा पानी भरते हैं, वो भी एक वेटलैंड होता है। कोई मार्शी एरिया, कोई दलदल, कोई नेचुरल लेक, कोई आर्टिफिशियल लेक, ये सारे के सारे वेटलैंड्स होते हैं। वेटलैंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जहाँ पर किसी एरिया में पानी भरा होता है वहाँ पे बर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रीज़ भी उग जाते हैं। वो हम लोगों को जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा रिचार्ज करते हैं, और इनकी वजह से काफ़ी सारी हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, जैसे कि साइबेरियन क्राइन एक माइग्रेटरी बर्ड है। अब माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं, जो दूसरे देश से उड़ करके हमारे देश में आती हैं, कुछ समय के लिए रहती हैं और फिर यहाँ से चली जाती हैं, वो जो बर्ड्स होती हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। तो साइबेरियन क्राइन जो है ये साइबेरिया रशिया के रीजन से आती है हमारे देश में ब्रीड करने के लिए। और इनकी वन ऑफ द मतलब जैसे कि कौन कौन सी जगह हैं, रण ऑफ कच्छ में आते हैं, और फ्लेमिंगो भी हैं, वो भी काफ़ी हमारे देश में आते हैं। और ये पिंक प्लूमेज जो है वो भी आते हैं, जैसे कि ऑलिव रिडले टर्टल भी जो है वो आते हैं उड़ीसा के कोस्ट पे ब्रीडिंग करने के लिए। इसी तरीके से जो एनिमल्स